आज जो बात करेंगे उसमें स्कीम की बात नहीं करेंगे। स्कीम मैंने जो बोला आपको कि बाद में जब चैप्टर देखेंगे एग्रीकल्चर सर्विस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। आज केवल टैक्सेशन है, डेफिसिट है, उन एंगल से हम बात चालू करें, और उसके अंदर जो चैप्टर 2 एंड 3 के अंदर जो रिफॉर्म सजेस्ट किए वो हम कवर कर लेंगे। बजट करके लोग करंट अफेयर्स पे ज्यादा चीज करते हैं और फिर थियरी देखनी रह जाती है, तो थोड़ा वो रिकैप कर लेते हैं। जो भी सरकारी पैसा आता है 3 अकाउंट में जाता है, राइट। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको बोलते हैं एकत्रित निधि या संचित निधि। आर्टिकल नंबर क्या है? 266। कुछ आपने आर्टिकल्स ऐसे याद कर लेने हैं, मैच द फॉलोइंग में कभी पूछा जाता है। सेकंड होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट मतलब जाहिर हिसाब या फिर लोक लेखा। थर्ड होता है कंटिजेंसी फंड, माने आकस्मिकता निधि। ये दोनों तो 260 है, राइट, 266। लेकिन ये वाले का नंबर अलग है। कंटिजेंसी फंड का है 267 नंबर में है। देख लेते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड, तो इसमें आता क्या है। 266 नंबर का आर्टिकल है। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया वो पूरा यहाँ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स का भी, इनडायरेक्ट टैक्स का भी। लेकिन आप शब्द पे गौर कीजिए, रेवेन्यू जो सेस कलेक्ट होता है उसके ऊपर, आप समझिए वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस है तो प्रारंभिक शिक्षा कोष में जाता है, वो एक टाइप का पब्लिक अकाउंट है। सेकंड, जो भी सरकार ने लोन लिया तो जो उसका प्रिंसिपल हाथ में आता है वो पूरा यहाँ डालेंगे। उसके अलावा सरकार ने किसी को लोन दिया हो और वो लोग आपको लोन का ब्याज दे रहे हैं, प्रिंसिपल रिटर्न कर रहे हैं, तो वो पूरा आप कंसोलिडेटेड में डालेंगे। यहाँ से पैसा खर्च करना है तो पार्लियामेंट की जरूरत है अप्रूवल की, यस। और इसी प्रकार से जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है वहां से आपको कुछ खर्चा करना है तो विधानसभा से परमिशन लेनी चाहिए। सेकंड होता है पब्लिक अकाउंट। ये पब्लिक अकाउंट क्या है? इसके अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या है? जब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी निगम के आपने शेयर बेच दिए तो जो पैसा आपके हाथ में आए वो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, और फिर वहां से कुछ जाता है मनरेगा और ऐसी स्कीम को फाइनेंस करने के लिए, और कुछ पैसा जाता है दूसरे निगम को एक्सपांड करने के लिए। उसी प्रकार एक अलग फंड है नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होम मिनिस्ट्री के अंदर। फिर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, डिफेंस फंड है, प्रारंभिक शिक्षा कोष जो मैंने आपको बताया, एजुकेशनल सेस से जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा कोष में, और फिर वहां से ये सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, वहां सब ये पैसा चलता है। फिर मनरेगा फंड है, स्टेट प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में भी जो पैसा आता है वो तो आप पता है यहाँ से आएगा तो फिर उसे दे, लेकिन थोड़े समय तो रहेगा ना उस डिपार्टमेंट के पास, तो वो रहेगा, तो वो क्या है? पब्लिक अकाउंट है। और इन सब में से खर्चा करने के लिए क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। थर्ड होता है कंटिजेंसी फंड, अनफोर्सिन इवेंट में, आकस्मिकता निधि है। ये किसके हाथ में होता है? ये प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो चेक बुक लेके घूमते हैं, वो सारा काम कौन देखते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट। और जब जरूरत पड़े तो केवल साइन ही लेंगे। इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन जो भी खर्चा होता है तो वो दिखाना पड़ता है पार्लियामेंट में, केवल रिपोर्ट रखना, वोटिंग इस पर नहीं होता। आगे बात, 2011 के अंदर बहुत आसान सा सवाल निकाल दिया इसमें से यूपीएससी वालों ने। ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन बाय द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीप्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में जाएगा? ये कंसोलिडेटेड है, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी और डिपॉजिट एंड एडवांस फंड। ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड, तो फिर आप समझ लिए पूरा रेवेन्यू कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड में, राइट। सी ऑप्शन है। कुछ लोग जो पूरी तैयारी नहीं करते फिर उनको लगता है ये डिपॉजिट एंड एडवांस फंड ये जो पहले नहीं पढ़ा वो कुछ आ जाए तो फिर ये लगता है हाँ ये। और आप गौर कीजिए 2011 मतलब सीसेट वाला ईयर था। बोलने का ये है कि यूपीएससी, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कठिन कठिन सवाल ही निकलेंगे, ऐसे आसान भी निकल जाते हैं। ये 2011 है सीसेट वाला सवाल। वापस हम चलते हैं, फंड हमने देख लिए, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी, ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स आपने याद कर लेने, 260, 260, 267। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हमने याद कर लेना है एमसीक्यू के लिए। 112 नंबर मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। कौन रखवाता है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट रखवाते हैं। इसी प्रकार विधानसभा में भी रखा जाएगा, राइट, राज्य सरकार का बजट, तो वो कौन रखवाएंगे? गवर्नर। उसका नंबर होता है 2021। खैर ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो आपने याद रखना है। 112 इज बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर होता है 265 बोलता है कि सरकार पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगी, राइट। तो फिर टैक्स हमने बढ़ाने वगैरह कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल। तो ये कैसे लेंगे? सरकार एक फाइनेंस बिल रखती है, उसको बोलते हैं वित्त विधेयक। ये जब पास होगा फाइनेंस एक्ट तो फिर सरकार उसके हिसाब से
टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। थर्ड, 266 हमको मालूम हुए है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। तो उसमें भी ये है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर उसमें से आप पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो अभी पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे लेंगे, उसके लिए भी एक बिल रखना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। ये पास होगा, फिर सरकार को मंजूरी मिल जाएगी कि आप अब पैसा खर्च कीजिए, राइट। तो ये जब बजट सरकार ने प्रस्तुत किया, तो मतलब बजट तो क्या है, एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे आपको क्या मिलेगा, उसमें सरकार बताएगी कि पिछले साल हमारी कितनी इनकम थी, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट वगैरह क्या था, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान, ये सब। इस साल का हमारा क्या एस्टिमेट है कि हम कैसे करेंगे, ये पूरा डेटा मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दूसरा, सरकार को जो भी टैक्स वगैरह चाहिए तो वो क्या करेंगे, फाइनेंस बिल उसके लिए। और हमने जो भी खर्चा करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए क्या चाहिए, एप्रोप्रिएशन बिल। ये सब पूरा हमने पास करवाना है। और फिर इसके रिलेटेड जो भी पॉलिटी एंगल है तो आप लक्ष्मीकांत के अंदर से पूरा याद कर लीजिए। खैर, ऐसा ये जो बजट बनता है उस पर हम आते हैं। बजट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल। रेवेन्यू बोलते हैं महसूल हिसाब या राजस्व हिसाब, कैपिटल पोर्शन उसको बोलते हैं मूड़ी हिसाब। और उन दोनों के अंदर कुछ पैसा आ रहा है, कुछ जा रहा है, इनकमिंग मनी, आउटगोइंग मनी। इनकमिंग मनी को बोलते हैं रिसीप्ट, आउटगोइंग को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब हम फोकस करेंगे बजट, उसके अंदर रेवेन्यू, उसके अंदर जो रिसीप्ट, महसूल, आवक जो होती है, राजस्व आय आपकी जो होती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से, टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम। और टैक्स इनकम में भी वापस 2 पार्ट्स बन गए, कौन से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ऐसी पूरी मजूरी करने की क्यों आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि बजट का यही जो 1112 नंबर का आर्टिकल है उसके अंदर प्रोविजन है कि सरकार ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अलग से दिखाने पड़ेंगे जब वो आप अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखेंगे तब। इसके कारण से इस प्रकार से क्लासिफिकेशन बना के आपको बजट रखना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, कुछ आपकी आय पे लिए जाते हैं, इनकम पे, कुछ एसेट्स पे लिए जाते हैं। देखते हैं, इनकम टैक्स सबको पता है, कॉर्पोरेट टैक्स वो भी पता है। जो कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स नहीं भरती उनको भी कुछ कंडीशन में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भरना पड़ता है, मैट। ये अभी है, इसके पहले भी कुछ टैक्स थे। जो ऑरेंज कलर में वो आप टैक्स समझिए कि वो एबॉलिश कर दिए गए हैं। एक था इंटरेस्ट टैक्स, बैंक पे लगता था, मतलब बैंक वाले जो ब्याज पे पैसा कमाते हैं उस पे इस प्रकार की वो क्या है उनकी इनकम है, उस पर उनको टैक्स भरना पड़ता था, इसलिए डायरेक्ट टैक्स। होटल रिसीप्ट टैक्स, अभी आप होटल में जाएंगे तो सर्विस टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन वो सर्विस टैक्स तो होटल वाला सरकार को देगा। लेकिन उस जमाने में ये था होटल रिसीप्ट टैक्स, मतलब आपने खर्चा किया तो फिर आप सरकार को टैक्स भरेंगे, इसलिए उसको बोला एक प्रकार का एक्सपेंडिचर पे ये टैक्स था और डायरेक्ट टैक्स था क्योंकि आप खुद दे रहे हैं। फिर था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की, जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को अलग अलग सुविधाएं देते हैं। इन 3 को तो रद्द कर दिया गया है। दूसरे कुछ टैक्स जो आपकी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, कैपिटल ट्रांजैक्शन पे लगते हैं। एक होता है वेल्थ टैक्स, 30 लाख से ज्यादा की कुछ प्रॉपर्टी उस पर 1% वेल्थ टैक्स लगता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड इनका ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर ये एसटीडी लगता है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, उस बैंक से आपने कुछ पैसा निकाला उस पर सरकार ने टैक्स लगाया था। एस्टेट ड्यूटी, जब कोई व्यक्ति की देहांत के बाद जो एस्टेट इनहेरिट करता है उसको भी टैक्स भरना पड़ता था। फिर एक था गिफ्ट टैक्स, इन सबको तो एबॉलिश कर दिया है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये तो सब आसान है, लेकिन 2007 में यही पूछा गया था। 3-4 आपको टैक्स का लिस्ट दिया और इसमें से डायरेक्ट कौन से हैं, तो फिर उनमें उन्होंने नाम दिए थे कि इंटरेस्ट टैक्स, होटल रिसिप्ट टैक्स। ये तो अभी आप देखिए, तैयार करके नहीं गए तो लोग क्या सोचेंगे, होटल रिसिप्ट टैक्स तो ये तो इनडायरेक्ट ही होना चाहिए, है ना, तुक्का लगाएगा तो फिर यही लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। आगे, यूनियन के कौन से स्टेट टैक्सेस हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स भी कैसे, जो कि आपकी इनकम पे लगते हैं। यूनियन के तो आपको पता है, बोलिए, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। स्टेट के कौन से, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स जो लगाया जाता है। इसके अलावा एसेट्स पे भी टैक्स लगाया जा सकता है ना, तो वो कौन से हैं, इनके वेल्थ टैक्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के कौन से, एक तो लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी और अर्बन एरियाज में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ये इनके हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ये भी याद रखने में क्या है, कुछ लोग तुक्का लगाते तो फिर ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स तो वो तो खरीद हो रही है तो वो तो इनडायरेक्ट टैक्स पे चला जाएगा, नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स है। खैर, अपना ये जो बजट 2014 का है उसमें क्या नया किया गया, क्या प्रोविजन है। रेट तो वही रखे 10%, 20, 30, लेकिन स्लैब में थोड़ा चेंज किया। क्या कि जो 60 से कम उम्र के लोग हैं टैक्स पेयर, उनके लिए स्लैब नया है
2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जिनकी इनकम है टैक्सेबल इनकम, उनको कितना लगेगा 10%। 5 से 10 में 20, 10 से ऊपर में 30%। ये तो पहले जैसा ही है। और डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या प्रोविजंस थे मैंने साइड पे रख दिया, आप देख लेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स अलग अलग होते हैं। भारतीय कंपनी को कुछ अलग रेट लगता है, विदेशी कंपनी को कुछ अलग लगता है। उसमें भी अलग अलग कि अगर आपका 2 से 5 करोड़ में कुछ है तो ये इतना से सरचार्ज वगैरह। अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो इंडियन कंपनी को देना पड़ता है करीब 34% कॉर्पोरेट टैक्स, फॉरेन कंपनी को देना पड़ता है 34 का नंबर ही उल्टा कर दिए, कितना होगा 43। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स करीब 21% है। वेल्थ टैक्स जो मैंने बोला आपको 30 लाख से बड़ी कीमत की फिजिकल एसेट है तो उस पर लगेगा 1%। डायरेक्ट टैक्स कोड ये बोलता है कि केवल फिजिकल एसेट नहीं, फाइनेंशियल एसेट पे भी लगना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स एंड एवरीथिंग, और यदि वो 30 लाख से ज्यादा का आपने होल्ड किया है। फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो शेयर्स म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग होती है उस पर वो लगता है, वो तो डिपेंड करता है कि सिक्योरिटीज का नेचर क्या है, बॉन्ड है, ये है। 0.001 से 0.25 के बीच ये चलता है। खैर, सेस सरचार्ज और ये जो बात चलती है इसमें क्या फर्क है? पहले तो कि टैक्स असल में कैलकुलेट कैसे होता है। अमिताभ बच्चन का एग्जांपल हम लेते हैं तो उसे तो बहुत सारे सोर्स से इनकम होगी, राइट? फिल्म से कुछ मिलता है, फिर वो जो एडवर्टाइज करते हैं उसमें से कुछ पैसा मिलता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वो किसान है ऐसा भी सर्टिफिकेट लिया तो एग्रीकल्चर का भी कुछ इनकम मिलता होगा, राइट? तो ये पूरा जो मिलता होगा उनका इनकम, वो ग्रॉस इनकम आप रिकॉर्ड पे लेंगे सबसे पहले। उसके बाद उसमें डिडक्शन, एग्जेम्पशन ये सब लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्रीकल्चर वाला इनकम आया उस पर तो उसने टैक्स भरना नहीं है, राइट? यूनियन को नहीं भरना, स्टेट वाले मांग सकते हैं, तो ये तो एक बाजू चला गया। उस प्रकार बहुत से सारे डिडक्शन होते थे। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चन है, कहीं पे उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हो, उसका पूरा जो खर्चा है, पर्सनल सेक्रेटरी उनके रखे हो, कोई कमर्शियल व्हीकल लिया हो उसका फिर डेप्रिसिएशन, तो ये सारा डिडक्शन, एग्जाम्पशन ये वाला चला जाएगा। उन्होंने भी शेयर्स, बॉन्ड्स और ये इंश्योरेंस वगैरह में जो पैसे एटीसी, एटीडी ये सब एग्जाम्पशन आप माइनस करेंगे। फिर जो आपको इनकम मिलेगी उनकी वो होगी टैक्सेबल इनकम, और उस पर फिर आप स्लैब नक्की करेंगे कि 10% है, 20, 30 ये सब चलेगा। और ये जो आपको मिली टैक्सेबल इनकम, जो टैक्स भरना है इस पे, उसके ऊपर लगेगा सरचार्ज, और ये जो पूरा नंबर मिला उसके ऊपर लगेगा सेस। एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा समझ लीजिए एक कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स भरना है 1 लाख रुपए, और इस पे सरकार ने बोला है कि 10% सरचार्ज लगाएंगे, तो कितना भरना पड़ेगा कंपनी को? 1.10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज के साथ, ओके? और सेस की गिनती कब होगी? ये जो फिगर है उसके ऊपर सेस लगे, समझे आप? टैक्स प्लस सरचार्ज, और उस पर सरकार ने मान लीजिए बोला कि एजुकेशनल सेस हम 3% लगाएंगे, तो ये जो टैक्सेबल इनकम हुई उस पे लगा इनकम टैक्स, और उसके ऊपर जो सरचार्ज 1.10 लाख, उसके ऊपर आपने 3% गिना, तो फिर क्या होगा? 330 रुपीज, 3300 रुपीज, ये अपना क्या हुआ? सेस। याद रहेगा, सरचार्ज पहले लगता है और फिर जो कंबाइंड लायबिलिटी बनी उस पर क्या लगेगा? सेस लगेगा। दूसरा फर्क, सेस स्पेसिफिक पर जो भी सेस कलेक्ट किया जाता है तो उसका स्पेसिफिक उद्देश्य होता है कि ये एजुकेशनल सेस है, या फिर ये हाईवे डेवलपमेंट के लिए है, या फिर ये क्लीन एनर्जी के लिए है, तो उस सेस का स्पेसिफिक पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस है 2%, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है 1%, तो कुल मिला के कितना हुआ? 3%। और ये सारा पैसा कहाँ जाता है? प्रारंभिक शिक्षा कोष में, और वहां से फिर सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, इस प्रकार से जाता है। मतलब सेस का पैसा कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए है, सरचार्ज वाला अलग से जाता है। आगे बात, जेटली ने लोगों का सेविंग्स बढ़ाने के लिए क्या, हमने जो बात की चैप्टर 1 के अंदर कि अपना टोटल सेविंग्स रेट 2007 में बहुत आगे था 36, अभी कम होके 30% ही हो गया। तो सेविंग्स कम होगा तो इससे भी इकोनॉमी को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि फिर वो बिजनेस को इतना कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जेटली ने क्या नई प्रावधान किए? एटीसी के अंदर जो आपको एग्जेम्पशन मिलते हैं, मतलब यदि आपने पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, इनमें यदि पहले 1 लाख रुपए तक आप निवेश कर देते तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम में गिनती नहीं की जाती। उसको बढ़ा के उसने क्या किया? 1.5 लाख। उसी प्रकार होम लोन इंटरेस्ट में भी थोड़ा डिडक्शन वगैरह दिया गया है। आगे बात, इनकम टैक्स की देख ली हमने। इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोविजंस किए गए? एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया। पावर जनरेशन की कोई भी कंपनी हो तो उसे 10 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे दिया गया, जब तक आपने कोई भी टैक्स नहीं भरना है। ये सब हम डिटेल में देखेंगे जब इंडस्ट्री एंड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इन सब की बात करेंगे 9, 10, 11 में। अभी इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसके बाद
इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा के उसने अलग अलग प्रोविजंस दिए कि यदि कोई इंडियन कंपनी बाहर उसने फॉरेन बॉन्ड इश्यू किए हैं तो स्वाभाविक है वहां पे वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन करना पड़ता है, कुछ पैसे सरकार को देने पड़ते हैं। वो उसने 5% यूनिफॉर्म कर दिया सभी क्षेत्रों के लिए। एडवांस टैक्स रूलिंग, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ये वोडाफोन केस और इसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। साइड पे मैंने आर्टिकल लिख दिया है, लेकिन अगर डिविडेंड डिटेल में हमने चर्चा करनी होगी तो चैप्टर 6 जो था बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चैप्टर 7 इंटरनेशनल ट्रेड, वो जब हम देखेंगे तो इसकी डिटेल में बात करेंगे, अभी इसमें टाइम नहीं करना है। खैर, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू में रिसीव और उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट की बात कम हुई, अब इनडायरेक्ट में जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के और अपने स्टेट गवर्नमेंट के। यूनियन के टॉप क्या है? कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। सेकंड होता है एक्साइज ड्यूटी और उसका सैनवेट सिस्टम। थर्ड होता है सर्विस टैक्स। फोर्थ होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। ये लागू किसको होता है? यूनियन को, लेकिन इसका पूरा पैसा स्टेट्स को दिया जाता है। मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये लिखेंगे तो सही, लेकिन इसमें नंबर क्या होगा? 0। क्यों? पूरा पैसा इनको दे दिया जाता है इसलिए। यूनियन के हमने देख लिया, अभी स्टेट की बात करते हैं। स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? एक तो सेल्स टैक्स या वैट, लेकिन ये किस पे नहीं लगेगा? न्यूज़पेपर पे नहीं लगेगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर एंड नार्कोटिक्स, ये इनको शराब और वो जो नशीले पदार्थ होते हैं इन पे। नशीले पदार्थ वैसे तो गैर कानूनी, लेकिन क्या है, ओपीएम, मॉर्फिन, ये सब का मेडिसिनल यूज भी होता है, तो उस पे जो एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ती है ये स्टेट गवर्नमेंट का हक है। फिर मोटर व्हीकल टैक्स, एनिमल फूड, इनका जो भी खरीद होता है। टोल्स जो होते हैं हाईवे पर, ये भी इनके। फिर लग्जरी टैक्स 5 स्टार होटल वगैरह में लिए जाते हैं। बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यहाँ तो गैर कानूनी, लेकिन कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में लॉटरी वगैरह की छूट है, तो उस पर भी कौन लेगी डायरेक्ट टैक्स? उनकी सरकार लेगी, राज्य सरकार। एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगता है, एडवर्टाइजमेंट पे जो टैक्स लगता है, लेकिन ये किस पे? एडवर्टाइजमेंट पे कौन सी? ये अपना जो भी होर्डिंग रहता है, आप अहमदाबाद में चले तो वो जो बड़े बड़े लगते हैं, राइट, स्ट्रीट लाइट के ऊपर, ये सब पे ये लोग मांग सकते हैं। लेकिन टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, इन पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इन पे ये लोग नहीं मांग सकते। वो यदि सरकार यूनियन वाली चाहे तो सर्विस टैक्स के अनुपात में कुछ मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सरकार ने कौन से रिफॉर्म्स किए? ये जो है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इसमें क्या किया? पहला तो कुछ इंडस्ट्रीज थी, सोप इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, उसके अंदर कुछ जो रॉ मटेरियल हमने बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे उन्हें कम किया गया है। पूरा लिस्ट मैंने यहाँ लिखा है, ये पढ़ने में आप जब डाउनलोड करें स्लाइड तो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे कि इनमें से कौन से वाले का कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया गया, ऐसा एमसीक्यू नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा ट्रिकी बना के पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले सरकार ने एक बायो एस्फाल्ट के इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी निकाल दिया था, तो उस कंटेक्स्ट में एमसीक्यू ऐसा फ्रेम किया कि सरकार ने बायो एस्फाल्ट पे कस्टम ड्यूटी निकाल दिया है, तो ये बायो एस्फाल्ट के यूज क्या होते हैं, ऐसा करके फिर आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे और फिर कौन से सही गलत ये पूछा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ भी कुछ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नेफ्थेलिन, तो इसके 4-5 यूज देखे, उसमें सही कौन गलत कौन। कोल टार पिच ये क्या है, राइट। तो उस प्रकार से आप ये लिस्ट देखिए और जो आपको अच्छे लगे केमिकल्स उनके आप यूज फाइंड कर लीजिए। मिथाइल अल्कोहल, डीनेचर्ड मिथाइल अल्कोहल, ये वो क्या। कस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए क्या किया गया? टीवी का कुछ प्राइस कम होगा ऐसी बात चल रही है, तो कैसे? एक तो होते कैथोड रे ट्यूब, वो आप 90 के जमाने के जो टीवी होते हैं ना ऐसे, तो जेटली ने उस पे वो जो कैथोड रे ट्यूब आप यदि इंपोर्ट करेंगे तो उस पे कस्टम ड्यूटी 0 कर दी। ऐसा क्यों? जेटली ने बोला कि ये वाले जो टीवी हैं ज्यादातर गरीब लोग खरीद रहे हैं, और यहाँ पर भी अभी ये जो बड़ी कंपनी है सैमसंग और वो, उन्होंने तो बनाना बंद कर दिया, लेकिन ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की, वो लोग इसके अंदर अभी भी हैं। तो उन्होंने उस सेक्टर को कुछ बढ़ावा मिले और गरीब लोगों को कुछ टीवी मिल जाए, इस कारण से मैं इस पे 0% कर रहा हूँ, राइट। सेकंड, मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास वाले आजकल क्या है, एलसीडी एलईडी पैनल वाले खरीदते हैं, तो उसमें 90% से कम साइज वाले टीवी पर उसका जो पैनल आप इंपोर्ट करेंगे तो 0% कर दिया है। थर्ड, इसके अलावा भी कुछ सर्किट वगैरह जो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, स्पेसिफिक आइटम्स उसने लिस्ट की हैं टीवी बनाने के लिए, उस पर भी आपने कस्टम ड्यूटी क्या है 0 कर दिया है। आगे बात, एनर्जी रिलेटेड, सोलर सेल बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल रहता है, ईवीए शीट्स, इथिलीन विनाइल एसीटेट शीट्स, ये फिर फ्लैट कॉपर वायर, ये सब यदि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो 0% है। उसके अलावा कोई
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट या फिर सोलर प्लांट आपको बनाना है और कोई प्लांट मशीनरी इंपोर्ट की तो उस पर भी 0% कर दिया। थर्ड, विंड मिल के लिए जो बॉल बियरिंग लगती है उसका जो स्टील स्पेसिफिक रिंग बनती है उस पर भी इंपोर्ट करेंगे तो 0। इसके अलावा कोयले की जो आयात की जाती है, आपको पता है कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, फिर वो मेटालर्जिकल, फिर कोकिंग कोल, राइट। पहले था कि अलग अलग प्रकार की कोल पे अलग अलग टैक्स लगता था। फॉर एग्जांपल एंथ्रेसाइट पे 2.5 लगता था, बिट्यूमिनस पे 2% कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो इसके कारण क्या होता कि कंपनी वहां से मंगाएगी एंथ्रेसाइट, लेकिन यहाँ क्लेम करेगी कि वो तो हमने बिट्यूमिनस मंगाए, मतलब क्या कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़े, और फिर उनके और फिर वो कस्टम डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा हो जाए, फिर लैब टेस्टिंग कराएंगे, फिर कोर्ट में चैलेंज करेंगे और लंबा लिटिगेशन चलता था। तो उसे बंद करवाने के लिए जेटली ने क्या किया, सभी वेराइटी के कोल्स जो रहेंगे, आप कोयला जितना भी आयात करें सेम लगेगी 2.5% कस्टम ड्यूटी और उस पर 2% काउंटर वेलिंग ड्यूटी। आगे बात कोल्ड एनर्जी पे जो सेस, क्लीन एनर्जी सेस, क्लीन एनर्जी सेस आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो सेस कलेक्ट किया किसके लिए, क्लीन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, नया रिसर्च बनाने के लिए। ये किस पे लगता है, इंपोर्टेड कोल, पीट एंड लिग्नाइट पे लगाया जाएगा। पहले ये था कि 1 टन आपने आयात किया तो 50 रुपए देने पड़ते थे, अब बोलता है 100 रुपए, मतलब ये बढ़ाया गया है। अच्छा, मुझे बोलिए कि ये पैसा जो आएगा ये कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड में कि किधर, पब्लिक अकाउंट में जाएगा, राइट। क्यों, सेस है इसलिए। आगे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिया, एनर्जी देख लिया, अभी मिनरल्स, मेटल, प्रेशियस स्टोन्स, इस पे क्या है। बॉक्साइट एक्सपोर्ट को कम करने के लिए, जो नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो कम करने के लिए इसके ऊपर, इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसे बढ़ा के 20% कर दी गई है। शिप ब्रेकिंग, जो बाहर से आते हैं अलंग वगैरह में, तो शिप ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा, उसमें से स्टील एंड अदर मेटल मिलता है रिसाइकलिंग के लिए, तो उस पर आप जेटली ने उसे कम कर दिया ताकि क्या ज्यादा बढ़ावा मिल सके। पहले डायमंड जैसा कोयले में होता था कि अलग अलग प्रकार का कोयला हो तो अलग अलग टैक्स मांगते थे और फिर लिटिगेशन हो जाता था, उसी प्रकार डायमंड में भी ये चलता था कि कट डायमंड मंगाया तो अलग टैक्स, सेमी प्रोसेस डायमंड मंगाया तो उस पर अलग टैक्स लगते थे। वापस यहाँ पे लिटिगेशन हो जाते, उसे बंद करवाने के लिए क्या किया, सभी टाइप के डायमंड इंपोर्ट पे 2.5% उसने कर दिया। और डायमंड एक्सपोर्ट करेंगे प्री फॉर्म में, मतलब वो घिसाई वगैरह नहीं की, तो उस पर 0% एक्सपोर्ट पे लगेगा ताकि ज्वेलरी सेक्टर को बूस्ट मिले। बैगेज अलाउंस, बैगेज अलाउंस क्या होता है, आप यदि बाहर घूमने गए, आपने कुछ कैमरा, मोबाइल वगैरह पसंद आ गया, लेके वापस आ गए, तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन उसमें छूट रहती है। यदि इंडिविजुअल पर्सन अपने यूज के लिए 35,000 रुपए की कीमत की कुछ चीज लाया है तो नहीं, उसके आगे लाया तो फिर उसे देना पड़ता है। ये लिमिट उसने बढ़ा के 45,000 कर दी है। कस्टम क्लियरेंस के अंदर जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर गुड गवर्नेंस रिलेटेड कुछ क्या किया उसने, सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स के ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट के जो क्लियरेंस फैसिलिटी वो 24/7 खुली ही रहेंगी, तो आप जब भी जाएं अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा सकते हैं। दूसरा, ये जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने पड़ते हैं कस्टम डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए उसने इंडियन कस्टम सिंगल विंडो प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराए तो फिर वो आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, उन्हें कुछ खामी लगे तो वो आप वहां आपको नहीं जाना है, यहाँ सीधे क्वेरी आ जाएगी। इस प्रकार के जो भी मेजर्स लिए जाए, ये इससे क्या होगा, एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन ये रिपोर्ट बनाता है, वर्ल्ड बैंक 2014 का आ गया है। उसमें टॉप 3 कौन से हैं, सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड। जहां तक इंडिया का सवाल है, 2013 में वो 131 पे था और कॉमन सेंस लगाई वो तो खड्डे में ही जाने वाला, तो 130। टोटल 189 कंट्रीज को इस प्रकार से उन्होंने रैंकिंग किया है। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की हमने बात कर रहे थे और वहां पे हमने कस्टम के अंदर क्या क्या सुधार किए। अभी एक्साइज ड्यूटी के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए। बजट के अंदर जो इंटरिम बजट बनाया था चिदम्बरम में, उसके अंदर जो एसयूवी है, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो वगैरह, वो और मोबाइल फोन्स, उसके अंदर उसने कुछ एक्साइज ड्यूटी कम की थी ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोत्साहन मिले। तो वो जो भी था स्कीम, जेटली ने बोला है कि मैं वो एक्सटेंड करता हूं अप टू 31 दिसंबर 2014 तक, ये पूरा साल वो चालू रहेगी स्कीम। दूसरी बात, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड मशीनरी है, उनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज ड्यूटी लगता है वो मैं कम कर रहा हूँ। 500 रुपए से 500 रुपए तक की कीमत के जो भी जूते हैं उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं। 500 से 1000 की कीमत के तो 6%। ये सब एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे, तो जानकारी के लिए आगे बात। यहाँ पे तो कम किया गया है एक्साइज ड्यूटी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे
एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है। तो कौन सी चीज पे बढ़ा है? स्मार्ट कार्ड्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले पे। सेकंड, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो थम्स अप वगैरह। और थर्ड, टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे गुटखा के ऊपर 70% कर दिया। फिर सिगरेट अगर 65 mm से कम लेंथ वाली हो तो 70। ये मैंने क्यों फाइंड किया? जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है उसमें ऐसा लिखा है कि 11% टू 21%, 70% ऐसा अलग अलग डेटा। तो फिर 21% टू 70% कैसे हो सकता है? तो इसका कारण कि कुछ जो सिगरेट होती है, बड़ी सिगरेट होती है तो उस पर कम, छोटी वाली तो उस पर ज्यादा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन छोटी वाली सिगरेट यूज करती है, तो उसे कम करना है 72। ये सब क्यों किया गया? टोबैको प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम हो ताकि कैंसर कम हो, राइट? खैर, लेकिन इससे क्या होगा? इनको बारातियों का स्वागत करने में थोड़ी दिक्कत होगी। सर्विस टैक्स, हमने कस्टम ड्यूटी के अंदर क्या रिफॉर्म्स थे वो देखे, एक्साइज में क्या किया। अभी थर्ड इनडायरेक्ट टैक्स जो बढ़ा है, सर्विस टैक्स, ओके, उसके अंदर क्या बदलाव किए गए देखते हैं। पहले तो इफेक्टिव सर्विस टैक्स क्या होता है? कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि 12% सर्विस टैक्स। 12% नहीं, उससे ज्यादा है। क्यों? उस पर 3% एजुकेशन सेस लगता है, और 3 में भी कंपोनेंट्स होते हैं। 1%, 2% जाएगा प्रारंभिक वाला प्राइमरी, दूसरा 1% जाता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, तो कुल मिला के 3%। तो इफेक्टिव कितना होगा? 12 और मल्टीप्लाइड विथ 0.03, राइट? 3% है तो कुल मिला के कितना होगा? 12.36%। ये अपना इफेक्टिव सर्विस टैक्स रेट है। थोड़ी थियरी समझ लेते हैं हम। इनकम टैक्स के लिए आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट है, राइट? कस्टम के लिए क्या है? कस्टम एक्ट है। एक्साइज के लिए क्या है? एक्साइज एक्ट है। तो सोच के बोलिए सर्विस टैक्स के लिए क्या होगा? सर्विस टैक्स एक्ट नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। 1994 में ये किया गया कि फाइनेंस एक्ट जो होता है, फाइनेंस बिल, हमने देखा कि सरकार को जो भी टैक्स लेना है वो फाइनेंस बिल उसमें पेश करना है, वो पास होगा तो क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट। उसके अंदर ही सर्विस टैक्स लेने के लिए एक नया चैप्टर 5 नंबर का ऐड कर दिया, और उस हिसाब से सर्विस टैक्स लिया जा रहा है। उसका अलग से कोई एक्ट नहीं है। आगे बात, जम्मू कश्मीर को ये लागू होता है? नहीं। क्या जम्मू कश्मीर वालों को इनकम टैक्स भरना पड़ता है? हाँ, भरना पड़ता है। दूसरी बात, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को ये नहीं देना पड़ता। जिनकी 10 लाख से कम इनकम होती है, मतलब बड़े कोचिंग क्लास वाले को देना पड़ेगा, छोटा ट्यूशन चला रहा है उसको, समझे? 10 लाख का कट ऑफ है, उसके नीचे सभी सर्विस पे नहीं लागू होता है। इस पे क्या टीडीएस कंसेप्ट लागू होता है? नहीं लागू होता है। टीडीएस कैसे? टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लेक्चर दूंगा और मुझे मान लीजिए 1000 रुपए दिए, तो उसमें से ये लोग 100 रुपए काट के सरकार को दे देंगे और मुझे हाथ में कितने आएंगे? 900। और मैं अपना जो पूरा इनकम टैक्स पूरे साल का सरकार को दूंगा, तो फिर वो उसके साथ सेट कर लेंगे कि आपको यहाँ यह लागू करना है। ये जो भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं उस पर टीडीएस कंसेप्ट लागू होता है। इवन अपना रॉयल्टी टैक्स पे भी लागू होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स, सभी पे। लेकिन ये टीडीएस सर्विस टैक्स पे नहीं लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ आप पर 1 लाख रुपए फी आपसे ली जा रही है, ये कोचिंग क्लास है, तो आपने पूरा 1 लाख इन्हें दे देना है, और फिर इन्होंने उसमें से 12.36 सरकार को देना है। ऐसा नहीं कि आपने उतना पैसा काट के अपने हिसाब से देना है। फॉर एग्जाम्पल, समझे? वो है ये टीडीएस कंसेप्ट। दूसरी बात, सर्विस टैक्स किन चीजों पे, किन सर्विसेज पे लागू होता है? यहाँ पे उल्टा चलता है कि किन चीजों पे लागू नहीं होगा, उतनी एक बाजू रख दी तो बाकी सभी सर्विसेज पे हम लागू करेंगे। कौन से केस में? यदि आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं उसमें से, तो कौन कौन सी सर्विसेज पे लागू नहीं होगा? इसके अंदर 2 कैटेगरी बनती है, एक होती है नेगेटिव लिस्ट और दूसरी होती है एग्जेम्प्टेड। मैंने आपको बताया कि सर्विस टैक्स का अलग एक्ट नहीं है, वो तो फाइनेंस एक्ट के अंदर ही आपने लिस्ट दे दिया है। तो फाइनेंस एक्ट के अंदर ही सरकार ने नेगेटिव लिस्ट में कुछ सर्विस डाल दी है कि ये वाली सर्विस पे हम नहीं लेंगे। तो वहां पे यदि कोई बदलाव करना हो सरकार को, तो क्या करवाना होगा? फाइनेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाना होगा, मतलब पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए। हाँ, चाहिए। वो एक गया। और उसके अलावा भी सरकार अगर चाहे तो कुछ सर्विसेज को टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं कि इस पे हम अभी सर्विस टैक्स नहीं लेंगे। ऐसी जो भी बनाई जाती है उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड लिस्ट। ये गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से बोल देती है कि ये वाले सर्विस पे हम अभी इस साल के लिए नहीं लेंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरिम बजट आया, उसमें उसने चिदम्बरम ने बोला कि कॉर्ड ब्लड बैंक होती है उस पे हम सर्विस टैक्स नहीं लेंगे, राइस के लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेसिंग पे हम नहीं लेंगे। ये सब टेम्पररी रिलीफ होती है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आती है। ये नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। अब
नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन सी सर्विस आती है? कुल मिला के यहाँ करीब 17 कैटेगरी अलग अलग बनाई गई हैं कि जिन पे हम सर्विस टैक्स नहीं मांगेंगे। पहली होती है गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सॉवरेन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल CISF को आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे लगाया, तो वो एयरपोर्ट का जो भी मैनेजमेंट होगा वो CISF को पैसा देगा, राइट? और CISF एक प्रकार की सर्विस दे रही है, लेकिन उस पर उसने सर्विस टैक्स नहीं देना है। सॉवरेन फंक्शन और उसके रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर जुडिशियल फीस भरनी पड़ती है, तो जुडिशरी आपको क्या दे रही है? एक प्रकार से सर्विस दे रही है, न्याय, लेकिन उन्होंने भी सर्विस टैक्स उसका 12.36 नहीं देना है। आगे पोस्ट ऑफिस वाले जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप, राइट, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं देना है। लेकिन वो जो प्रीमियम सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड पोस्ट है, एक्सप्रेस पार्सल, इन सब पे लगेगा। RBI जो भी सर्विसेज करती है, सर्विसेज देती है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, और जो सरकार का जो भी डेब्ट मैनेजमेंट है वो भी एक प्रकार की सर्विस RBI उनको दे रही है, लेकिन वहां पे RBI ने सर्विस टैक्स नहीं भरना है। उस प्रकार से फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पे लगे हैं और वो आपकी फॉर एग्जांपल वीजा प्रोसेसिंग या ऐसा कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो उन्होंने भी यहाँ सर्विस टैक्स नहीं भरना है। रोड ट्रांसपोर्ट की ज्यादातर ये रिक्शा एंड एवरीथिंग उस पर नहीं लगता है, लेकिन कुछ उसमें एग्जेम्पशन कुछ चीजों पे लगता है। फॉर एग्जांपल रेलवे के अंदर फर्स्ट क्लास और AC के अंदर सर्विस टैक्स लगेगा, बाकी जो होता है सेकंड एंड थर्ड उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आप होटल में रहने जाएं तो उस पर तो सर्विस लगता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर अपने प्रॉपर्टी को रेंट करे, भाड़े पे दे दे, तो उस पर भी सर्विस टैक्स उसे नहीं देना पड़ता। आगे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको मजदूर दिलवा रहा है या फिर कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड इरिडिएशन वगैरह सर्विस, तो उस पर नहीं दिया जाता। खास ये याद रखना है कि केवल ये तब तक एग्जाम्पशन है जब तक प्रोडक्ट का अपीयरेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने टोमेटो प्रोड्यूस किए और उसका इरिडिएशन मैंने किया तो नहीं, लेकिन उस टोमेटो का फिर मैंने कोई प्यूरी बनाने का और ऐसा कुछ किया और उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। आगे एग्रीकल्चर में छूट है, नेगेटिव में है, तो एग्रीकल्चर के एलाइड एक्टिविटीज पे भी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल सेरिकल्चर रिलेटेड, पिसिकल्चर मतलब जो फिश ब्रीडिंग होती है वो भी नहीं लगेगा। ये रेशम, फिश, इन पे भी नहीं लगता। आगे बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, इन सब पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये सब स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है, इसलिए नहीं लगेगा, राइट। आगे एजुकेशनल सर्विसेज जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह देती है उस पे ये नहीं, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग सब पे लगता है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भी नहीं लगता है। बैंक वाले जो आपको लोन देते हैं, आपको से आपसे आप उस वहां पे डिपॉजिट करते हैं, ये जो सर्विसेज चल रही है उसको भी छोड़ दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो रिकॉग्नाइज होती है, अपना साई है, BCCI, ये सबको भी नहीं देना पड़ता। फ्यूनरल सर्विसेज, आदमी मर जाए तो फिर उसका जो यहाँ तो नहीं, आप अमेरिका वगैरह में जाए तो क्या होता है, अलग से उनको ब्यूरियल के लिए भी सर्विसेज, प्रोफेशनल मैन की गाड़ी आपके घर से ले जाए वगैरह, तो वो इस प्रकार की सर्विसेज पे भी नहीं लगता है। खैर, तो हमने देखा नेगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट क्या है। अभी ये सर्विस टैक्स जो है उसमें बजट 2014 के अंदर क्या प्रोविजन किए गए। जेटली ने बोला कि इन चीजों पे हम मांगेंगे। कौन सी? ऑनलाइन साइट पे जो एड्स आएंगी उस पे, रेंट कार एंड रेडियो टैक्सीज। टैक्सी तो आपको पता है, लेकिन ये रेडियो टैक्सी क्या होती है? जो एयरपोर्ट के वहां आप जाएंगे तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है उनकी टैक्सीज का। वहां क्या होगा कि उनका कोई कंपनी बॉस रहता है, सभी टैक्सीज के अंदर GPS सिस्टम होगा, वायरलेस वॉकी टॉकी, ये सुविधा, प्रोफेशनल जो प्रीमियम आपको सुविधा दी जा रही है, उस प्रकार की जो टैक्सीज है, रेंट कैब है, उन सब पे हम सर्विस टैक्स मांगेंगे। फिर ड्रग टेस्टिंग, जो नई ड्रग का टैक्स ह्यूमन पे किया जाता है, क्लिनिकल रिसर्च वाले, इन पे हम मांगेंगे। AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस, मतलब ये टैक्सी तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या करती है, महीने के लिए, साल के लिए हायरिंग पे ले लेती है जो भी टैक्सी वगैरह, तो इन सब पे हम मांगेंगे, इन पे मांगेंगे। अभी कुछ लोगों को एग्जाम करेंगे, इनसे हम नहीं मांगेंगे। कौन? किससे? टूर ऑपरेटर, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन। एक इंडियन टूर ऑपरेटर है जो किसी फॉरेन ट्रिप का पैकेज किसी फॉरेनर को बेच रहा है, तो वो जो सर्विस उसने प्रोवाइड की उस पर हम सर्विस टैक्स नहीं मांगेंगे। इसका फायदा किसको होगा? ये जो यात्रा.com एंड मेक माई ट्रिप और ये जो ऑनलाइन साइट है, उनको इससे फायदा होगा। फिर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, इन प्लांट पे हम नहीं मांगेंगे। माइक्रो इंश्योरेंस अप टू 50,000 रुपीज, उस पर नहीं मांगेंगे। मतलब इसका एक मतलब क्या हुआ, इससे बड़ा होगा तो मांगेंगे। फिर जैसे चिदम्बरम ने राइस या पैडी के रिलेटेड स्टोरेज एंड लोडिंग वेयर हाउसिंग उन पे एग्जाम किया था, उस प्रकार
जेटली ने बोला कि हम कॉटन के जो भी स्टोरेज लोडिंग वेयर हाउस है इस पे हम नहीं मांगेंगे। अभी बात करते हैं टैक्सेस की। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी में हर साल तो नहीं पूछते, बीच में एक बार पूछ लिया था, लेकिन ये दूसरी स्टाफ सिलेक्शन वगैरह यहाँ तो रूटीन बना दिया कि पूछेंगे पूछेंगे, तो हमें याद कर लेना है। पहले तो डायरेक्ट टैक्स कौन से है बोलिए, यूनियन के, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बराबर, ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाले कौन से, कस्टम, एक्साइज, सर्विस। ये एक्साइज पे मैंने एक्स डिओड्रेंट का फोटो लगाया, ये क्यों, कारण है आप देखिए। अल्कोहल पे, लिकर पे कौन टैक्स मांग सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कैविएट है कुछ उसमें है, यदि अल्कोहल को किसी मेडिसिनल या टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है तो उस पर कौन मांग सकता है, यूनियन गवर्नमेंट उसका एक्साइज मांगेगी, समझे आप। मेडिसिनल तो क्या कि कफ सिरप है, फिर बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें के केमिकल मॉलिक्यूल्स आपको डिजोल्व करने के लिए अल्कोहल वाली कुछ यूज करना पड़ता है। टॉयलेटरी प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल ये माउथ वॉश होता है, उसमें भी अल्कोहल रहता है। स्किन क्रीम बहुत सारी बनाते हैं, उसमें भी अल्कोहल कम, और इस प्रकार के डिओड्रेंट्स, परफ्यूम, इसमें भी अल्कोहल लगता है। क्यों, उसमें जो भी फ्रेग्रेंस वाला केमिकल है वो अल्कोहल में डिजोल्व किया, अल्कोहल यहाँ पे लगाया तो क्या होगा, अल्कोहल इवेपोरेट होगा और उसके साथ वो खुशबू भी आप निकलती है। इसके कारण इस प्रकार से जब भी अल्कोहल का यूज होगा तो उस पर यूनियन लगाती है, लेकिन सिर्फ पीने के लिए है तो फिर कौन मांगेगी, स्टेट गवर्नमेंट। आगे वापस आते हैं, ये यूनियन के जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, हमने क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। 2013 से हम लेते हैं। देखिए 2013 का बजट बनाया होगा चिदम्बरम ने फरवरी में, राइट। तो उस वक्त तो उसे ये अंदाजा ही, केवल उसका एस्टिमेट ही होगा कि मुझे पूरे साल में कितना टैक्स कलेक्ट करना है और उसमें से मैं कौन कौन सी स्कीम फाइनेंस करूंगा, राइट। तो उसको बोलते हैं बजट एस्टिमेट, जो उसने फरवरी में रखा। पूरा साल खत्म होता है 31 मार्च 2014 को, तभी सभी ने पेमेंट किया, तो फिर आपको असल आंकड़ा मिलता है कि वो तो एस्टिमेट था लेकिन हाथ में असल में कितना कलेक्शन हुआ, उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट, राइट। तो रिवाइज एस्टिमेट 2013 का मतलब पिछले साल जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज्यादा कौन ने दिया, सबसे कम कहां से आया। पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कहां से आया बोलिए, कॉर्पोरेट, सेकंड नंबर इनकम टैक्स, थर्ड वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स वाले। अभी इनडायरेक्ट में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या, एक्साइज, सेकंड कस्टम्स, थर्ड सर्विसेज। इंडिविजुअल पूछा जाए तो ये प्रकार से होगा, लेकिन कुछ फर्क होगा अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर। क्यों, ये वेल्थ टैक्स है, यहाँ थर्ड नंबर पे दिखता है, लेकिन असल में लगभग 950 करोड़ ही इसमें से आपको पैसे मिलते हैं, और उसके अनुपात में यहाँ कस्टम वगैरह में से लाखों करोड़ों मिलते होंगे। तो हम इन दोनों को यदि कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये देखते हैं आप 2013 वाला जो पूरा साल है उसमें जो कलेक्शन किया गया सबसे ज्यादा कहां से मिला होगा बोलिए, सोच के, कॉर्पोरेट होगा, सेकंड नंबर इनकम टैक्स, थर्ड एक्साइज, फोर्थ कस्टम्स, फिफ्थ सर्विसेज, और लास्ट में वेल्थ। कभी भी कंफ्यूज हो जाए तो ये याद रखिएगा कि वेल्थ टैक्स में सबसे कम आपको मिल रहा है, ये करीब 950 करोड़ हर साल इतना ही मिलता है, इसके अनुपात में ये तो लाखों करोड़ों में चलते हैं। ये बात हुई पिछले साल। अभी जेटली ने इस साल का बजट रखा तो वो तो क्या कर सकता है, केवल एस्टिमेट ही कर सकता है कि मुझे इतनी आशा है कि यहाँ से सबसे ज्यादा मिलेगा, सेकंड थर्ड। ये जो रिवाइज एस्टिमेट आया तो अब हमको पता चलेगा कि बजट में जब ओरिजिनल 2030 का बजट चिदम्बरम ने बनाया तो उसने सोचा होगा कि मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा, लेकिन पूरा साल खत्म हुआ तो पता चला कि अपने एस्टिमेट से तो बहुत कम पैसा मिला। उसको बोलते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्यों हुआ, उस समय उसका एस्टिमेट था कि मुझे 12 लाख करोड़ के करीब मिलेगा। पूरा साल खत्म होने के बाद जब लोगों ने टैक्स भरा तो पता चला कि 11.5 लाख करोड़ ही आया, मतलब 75,000 करोड़ उम्मीद से टैक्स कम मिला। ऐसा क्यों हुआ, कुछ लोगों ने टैक्स अवॉइड किया होगा, कुछ लोगों ने इवेट किया होगा, फिर महंगाई बढ़ी है तो अपने आप लोगों का सेविंग्स वगैरह कम हो गई, उन्होंने परचेज कम किया तो स्वाभाविक है ये सर्विस कस्टम एक्साइज इन सब में कमी आई, तो इन सब कारणों से शॉर्टफॉल हुआ रेवेन्यू में। 2013 का देखा, अभी 2014, इसमें क्या फर्क है, ये ऊपर दो वाले तो ऐसे ही हैं, देखा नीचे बॉटम में भी ये ऐसे ही है, लेकिन ये जो तीन है यहाँ पे कुछ फर्क आ रहा है। गौर कीजिए क्या है, सर्विस वाला यहाँ 3 नंबर पे चल रहा है, वो थोड़ा ऊपर आ गया, समझे आप। तो बजट एस्टिमेट 2014 में सबसे ज्यादा कहां से आएगा, कॉर्पोरेट, सेकंड इनकम टैक्स, थर्ड सर्विस, फिर एक्साइज, कस्टम और वेल्थ।
याद रखने के लिए क्या मैंने बोला कि वेल्थ तो हमेशा बॉटम में ही रहेगा, टॉप में आपको याद रहेगा कि कॉर्पोरेट, और फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माल्या और मृणाल हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन माल्या उससे उम्र में बड़ा है, समझे? तो ये दोनों सेट हो गए, राइट। उसी प्रकार एक्साइज और कस्टम हमेशा साथ चलते हैं, लेकिन एक्साइज हमेशा ज्यादा रहता है, कस्टम कम। क्यों? हम सारा का सारा तो इंपोर्ट नहीं करवाए, यहाँ भी प्रोडक्शन तो बहुत सारा होता है, तो एक्साइज ज्यादा रहता है। सर्विस में एक चेंज है कि वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। आपको एग्जैक्ट नंबर देखे तो मैं पढ़ नहीं रहा, आपको घर पे देखना हो तो देखिए। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक बात की बजट होता है उसके दो पार्ट, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर वापस दो पार्ट, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। तो ये जो टैक्स वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसकी बात इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के अंदर की गई। तो वो जो हाइलाइट्स हैं उसे हम अब स्टडी करेंगे। पहली जो बात की इकोनॉमिक सर्वे वालों कि हमने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, फिजिकल डेफिसिट यदि कम करनी हो तो क्या करना होगा, टैक्स की आय अपने को बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? इसने बोला कि कम इसलिए हुई क्योंकि ये ग्लोबल स्लोडाउन है, अपना पॉलिसी पैरालिसिस वगैरह। रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो आप ये जो अलग अलग सेस है, सरचार्ज है, वो सब बंद कर दीजिए। यदि आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर उसके हिसाब से टैक्स ही बढ़ा दीजिए। सेस, सरचार्ज क्या है, ये सब मेंटेन करने में, अकाउंट कीपिंग में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जो भी एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट वाले को एग्जाम किया, कॉटन वाले को एग्जाम किया, इस प्रकार से एग्जाम नहीं कहिए किसी को भी। सभी से थोड़ा थोड़ा टैक्स तो ले ही लीजिए, 10% नहीं लेना है तो 5, 1 कुछ भी, ताकि थोड़ी थोड़ी आमदनी आपको होती रहे। टैक्स बेस को बढ़ाइए। टैक्स बेस को दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। एक क्या, अभी स्लैब है अपना 2.5 लाख बराबर, तो मुझे अगर ज्यादा लोगों को लाना हो तो मैं क्या करूं, वो स्लैब नीचे ला दूं कि 1 लाख से भी आपके ऊपर की होगी तो आपको टैक्स देना, तो क्या होगा, टैक्स बेस मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे भी समस्या है कि 1 लाख वालों से आप क्या टैक्स इनकम होगी, उसके हिसाब से फिर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्यादा भर्ती करने होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सभी। इसके लिए सरकार सभी लोगों से टैक्स नहीं लेगी। तो टैक्स बेस यदि बढ़ाना है तो दूसरा क्या कर सकते हैं, आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद से आप सर्वेलेंस बढ़ाइए, ताकि जो लोग अभी भी बच रहे हैं ये 2.5 लाख के आजू बाजू में, उनके हम कवर कर सकें। फिर ये पूरे विड्रॉ आप अपने एग्जेम्पशन निकाल दिए बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट वगैरह से, तो क्या करना होगा, उन्हें भी देना पड़ेगा टैक्स, तो फिर अपना बेस इस प्रकार से बढ़ गया। तो इस प्रकार से हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है। आगे बात की उसने जीएसटी के बारे में। जीएसटी आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो अभी लगते हैं अलग अलग, वो कंबाइन करके एक नया बनाना है, और उस पर आप अलग अलग स्लैब बनाएंगे कि 8, 12, 16 वगैरह। ये लागू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार वाले ये बोल रहे हैं कि हमारा आमदनी कम हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे ने रेकमेंड किया कि अभी आप जीएसटी नहीं लागू कीजिए, उसके बदले सिस्टम लागू कीजिए सेम जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी। मतलब सेंट्रल के अपने इनडायरेक्ट टैक्स कौन से, कस्टम, एक्साइज, सर्विस। ये कस्टम वाला इस पे लागू नहीं होगा, जीएसटी से बाहर है। एक्साइज कुछ पे लागू होगा, गुड्स पे। सर्विस लागू होता है सर्विसेज पे, राइट। तो ये एक्साइज टैक्स एंड सर्विस टैक्स, इनको आप कंबाइन करके सेम जीएसटी सिस्टम लाइए, ताकि क्या हो, एक प्रकार से आपको भी पता चल जाए कि ऐसा लागू करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है। उस प्रकार से आप पहले से रिफॉर्म्स ले लें, और उसके बाद एक केस स्टडी भी बन सकती है इसकी कि देखिए हमने तो अपना एक्साइज भी निकाल दिया, सर्विस भी निकाल दिया, फिर भी हमारी तो आय बड़ी है। ऐसा बोल के फिर यूनियन वाले स्टेट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप भी इस सिस्टम में ज्वाइन कर लीजिए। तो जीएसटी नहीं लागू करना, अभी सेम जीएसटी सिस्टम लागू कीजिए, ऐसा बोलता है। आगे बात, अभी किसी भी कंपनी पर जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, तो एक तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ उस पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। उसके अलावा कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड देने से पहले 10% उसमें से काट के सरकार को देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब क्या हुआ, कंपनी को 2 प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, कंपनी वाला ऊपर कॉर्पोरेट, नीचे ये डिविडेंड। तो ये दो नहीं कंबाइन करके कुछ एक ही सिस्टम, इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन कीजिए। आगे हमने नोकिया की बात की थी, नोकिया वाला ने रॉयल्टी टैक्स पे डिडक्शन नहीं किया था, और ये आर्गुमेंट किया था कि इंडिया फिनलैंड के साथ जो अग्रीमेंट हुआ उसमें ये बात सही है कि रॉयल्टी टैक्स पे मांग सकती है भारत सरकार, लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम ये रॉयल्टी, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया कि सॉफ्टवेयर रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला कि अब से आप जितने भी एग्रीमेंट साइन करें दूसरे देशों के साथ, ऐसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेटेड, तो ज्यादा सावधानी बरते, ताकि इस प्रकार से कोई लीगल लूप होल बच ना जाए। इसके अलावा सारे भी रूल्स हैं, लॉ, प्रोसीजर, इन सबको आप सिंप्लीफाई कीजिए ताकि सिस्टम पूरा इन्वेस्टर फ्रेंडली बन हो जाए।
ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एडवांस रूलिंग ये सब वाला वोडाफोन के रिलेटेड चल रहा है। मैंने साइट पे आर्टिकल लिख दिया, वो आप देख लीजिए, वरना फिर हम बीओपी का जो लेक्चर लेंगे उसमें उसकी बात करेंगे। आगे वोडाफोन के अंदर ही, वोडाफोन में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको कैपिटल गेन्स टैक्स देने की जरूरत नहीं, तो सरकार ने फिर क्या किया, अपने ही आईटी एक्ट के अंदर कुछ सुधार कर दिए ताकि रेट्रोस्पेक्टिवली उनसे डिमांड कर सके। तो इस प्रकार की काम से बचना चाहिए सरकार को, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे साथ इस प्रकार से हमें परेशानी है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। आगे बात, बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीव और उसके अंदर टैक्सेशन रिलेटेड हमने देखा कि प्रोविजंस क्या थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था, और ये इकोनॉमिक सर्वे वाला उस पर क्या रिफॉर्म सजेस्ट कर रहा है। अभी हम एक कंसेप्ट देखेंगे, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एंड नेट टैक्स रेवेन्यू, ये क्या है। सबसे पहले ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये क्या होता है। आप एक पानी की टंकी लीजिए और केंद्र सरकार के सभी डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सभी यूनियन टेरिटरीज ऐसी की जहां पे लेजिस्लेचर नहीं, मतलब दिल्ली पुडुचेरी सिवाय की, उन सभी के जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सभी आप ला दीजिए और इस टंकी में भरेंगे तो आपको ये क्या बोलता है, इसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। इसको एक अंदर महसूल आवक, ये आपको मिला ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये पूरे पैसे केंद्र सरकार के हो गए? नहीं, इनमें से इन्हें कुछ पैसे दूसरों को देने पड़ेंगे। एक देना पड़ेगा नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट में ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी पैसा लगाना पड़ता है, तो ये वाले पैसे इतना थोड़ा पानी इनको दे दिया। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको कुछ टैक्स शेयरिंग करना पड़ेगा, राइट। तो वो सारे भी इनको दे दिया आपने। इनको देने के बाद जो पैसा बचा आपकी टंकी में, जो पानी बचा, उसको क्या बोलेंगे, नेट टैक्स रेवेन्यू। गुजराती में बोलते हैं चौख्खी महसूल आवक। तो इसमें से एमसीक्यू ट्विस्ट करके बोल रहे हैं तो क्या इनमें से, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, ग्रॉस होगा बड़ा कि नेट? ग्रॉस बड़ा होगा, राइट। फिर कुछ आपको ट्विस्ट करके ये पूछ सकते हैं कि ये पूरा ग्रॉस है, उसमें से पब्लिक अकाउंट में जितने भी पैसे दिए जाते हैं वो सब माइनस करेंगे, क्या सही है? गलत है स्टेटमेंट। फिर ये बोलेंगे गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए कि ग्रॉस में से आपको राज्य सरकार को प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जितना पैसा दिया जाता है और फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जितना पैसा दिया जाए वो सबको माइनस करेंगे तो आपको नेट बनेगा। ये भी गलत स्टेटमेंट, राइट। प्लानिंग कमीशन वाला पूरा अलग चलता है, ये केवल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपने जितने पैसे दिए यही हमने देखते हैं। आगे ये एनसीसीएफ तो मैंने बोल दिया, नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड, गृह मंत्रालय के हस्तक होता है, पब्लिक अकाउंट में रहता है, मतलब पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए इसमें। फाइनेंस कमीशन के हिसाब से राज्यों को पैसा देना पड़ता है, तो ये फाइनेंस कमीशन वाला थोड़ा एमसीक्यू के लिए याद करना पड़ेगा। 13 में कौन था चेयरमैन? विजय केलकर। उसकी जो भी रिकमेंडेशन थी 2010 से 15 के पीरियड के लिए थी। उसने ये बोला था कि स्टेट के साथ 32% केंद्र सरकार को जो भी टैक्स में इनकम हुई उसमें से 32% उन्हें राज्यों को दे देना है। 14 फाइनेंस कमीशन है, उसका चेयरमैन है वाईवी रेड्डी। इसकी जो भी रिकमेंडेशन होगी वो 2015 से लेके 20 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर में ये बात होती है, समझे आप। तो 1 अप्रैल 2015 से लेके आगे चलेगा। उसका रिलेटेड जो बेसिक लक्ष्मीकांत से आप दे लिख लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन मतलब कौन सा आर्टिकल? 280। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ है। क्या एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है? हाँ वो भी है। इसमें 4 लोग रहते हैं, कौन से उनका क्वालिफिकेशन वगैरह लक्ष्मीकांत ने दिया है। और ये 4 लोगों ने 4 काम करने हैं। 4 काम कौन से करने हैं? पहला तो ये नक्की करना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना करें। दूसरा काम ये करना है कि राज्यों को जो ग्रांट इन एड्स दी जाती है वो कौन से, उसमें क्या सिद्धांत लगा कि हम दे, वो दूसरा काम करेंगे। तीसरा, राज्य सरकारों को भी अपने होते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स, राइट। तो उनमें से वो जो पंचायती राज वालों को पैसा देते हैं वो ज्यादा पैसा दे सके, इसलिए हम राज्य सरकारों के कंसोलिडेटेड फंड में ज्यादा पैसा कैसे लाएं, ये रिफॉर्म्स वो सजेस्ट करेंगे। और फोर्थ मैटर होता है कि और कोई भी बात जो सरकार ने उन्हें रिफर की कि आप ये लिखा कि हमको रेकमेंड कीजिए, वो सभी बातों पर फाइनेंस कमीशन गौर करेगा। एमसीक्यू के लिए पहले दिन तो सबको याद रहते हैं कि हाँ सेंटर स्टेट और फिर ये ग्रांटेड एड एंड पंचायती राज। फोर्थ वाला है उसमें से एमसीक्यू ट्विस्ट बना के पूछे जाते हैं कि अदर मैटर्स कौन कौन सी सरकार ने उनको रिफर की हैं, कौन कौन सी रिफर की है हम देख लेते हैं। 14 फाइनेंस कमीशन के कि वो 3 काम तो आपने करने, इसके अलावा आपने ये हमें बताना है कि जितने भी पब्लिक यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो
इन पे क्या हम ये फ्री मार्केट वाला चलाए कि प्राइवेट कंपनी मन मुताबिक अपना पैसा कलेक्ट करे, या फिर हम इसके लिए कोई कानून लाए कि स्टैट्यूटरी लिमिट हर एक पे फिक्स हो कि इलेक्ट्रिसिटी पे इससे ज्यादा पैसा नहीं, ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, ये मैटर आप हमें रेकमेंडेशन इस पे दीजिए फर्स्ट। सेकंड, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की फिजिकल डेफिसिट को रिव्यू कीजिए और वो कम करने के लिए क्या करना चाहिए, फिर उनकी सब्सिडी को रिव्यू कीजिए, उनमें भी क्या सिंप्लीफिकेशन चाहिए देखिए। थर्ड, जो नॉन प्रायोरिटी टाइप के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्या उसमें प्रोविजन होने चाहिए, ये बात। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को ज्यादा पैसे कैसे मिले, इसकी कुछ आप रेकमेंड कीजिए। जीएसटी को कैसे लागू किया जाए। फिर ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन दोनों का जो सेपरेशन हुआ तो उस हिसाब से यहाँ पे जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो भी। उसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी इनको पूछा गया, इनको बोला है कि आप हमें रेकमेंड कीजिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें पैसों का। आगे क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो याद रह जाएगा। लेकिन ये वाईबी रेड्डी का रिपोर्ट डिले हुआ है, क्यों? इसने अपना रिपोर्ट बनाने से पहले सभी राज्यों की मुलाकात लेनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं ले पाया अभी तक। और उसके बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, लेकिन इनका ये सोचना है कि अगर हम तेलंगाना और आंध्रा के बारे में कुछ बोलेंगे तो फिर हो सकता है कि वोटर चॉइस इन्फ्लुएंस हो जाए, इसके कारण उसने रिपोर्ट डिले किया था। वापस हम आ रहे थे, हम देख रहे थे कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और इनमें से ये दो चीजें निकाल देने पर हमें नेट मिलता है। कितना मिलता है ये डेटा है। खैर, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला फंड है यहाँ पर करीब 5000। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कुल पैसा कितना आएगा सरकार को, ये है कि करीब 13 लाख से ऊपर, लेकिन ये सब निकाल देंगे तो हाथ में कितना 9.7 लाख करोड़ जितना ही हाथ में आएगा। रिलेटेड एक आप फैक्ट याद रखिए, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 की साल में बनाया गया, उसमें क्या बोला था कि 29% आपने शेयर करना है केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ। आगे बात नॉन टैक्स, क्या करना है, कुछ रिसर्च लेना ही, ठीक है। तो 12 में 5 कम हो तब आप आ जाइए, ओके। 10 मिनट का ब्रेक।